आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस नव वर्ष की बेला में आप लोग खूब कामयाब हुए और जॉब मिले। हाँ, तो जॉब मिलेगा तो खुश रहेंगे तो हेल्दी वेल्दी रहेंगे। ठीक, बस 3-4 स्टूडेंट हैं जी सर, बहुत कम बच्चे आया है आज, सारे वो इसमें लग गए। न्यू ईयर में। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए अब थोड़ा सा पेपर जो है ना वो चेंज हो गया है, ठीक है ना। चेंज इन द सेंस रिसर्च मेथडोलॉजी। जो आपने हमें पढ़ाया था वो हमने सर को बता दिया हमें। पेपर। देखिए रिसर्च मेथडोलॉजी एक वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन हायर एजुकेशन, स्पेशली मास्टर्स में, बिकॉज के कोई भी वर्क करेंगे आप, ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें रिसर्च मेथडोलॉजी को आप ऑप्ट ना करें। इसेंशियल है। इसेंशियल क्यों है? क्योंकि देखिए एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं कि कोई आप हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में आप रिसर्च करना चाहते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट, जैसे देख लीजिएगा कि एक ताजमहल का एक एग्जांपल मैं आपके सामने दे रहा हूँ, या रेड फोर्ट। तो इनमें क्या है, ये इसके हिस्टोरिकल जो डॉक्यूमेंट है या जो इसकी हिस्ट्री है, हम उसको क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट का मतलब है कि उसका कहाँ से ये इसका ओरिजिन हुआ, कहाँ से कॉन्सेप्ट डेवलप हुई, कितना इसमें किसने इसको जो है एक्सपेंडिचर हुआ, मेन पावर कितनी स्पेंड हुई, कौन कौन सा मटेरियल इसमें यूज हुआ, इसके अलावा टोटल कॉस्ट कितनी है। तो ये क्या है कि उसकी जो जो ताजमहल है उसकी कितनी उसकी लैंड है जो जिसमें वो लोकेटेड है, सिचुएटेड है, कवर्ड है, मतलब उसके अंदर जो भी है बाउंड्री जो हो रही है वॉल उसके अंदर है, उसके पास लैंडमार्क और क्या क्या जो है वो है, चाहे वो ज्योग्राफिकल हो, ज्योग्राफिकल में जैसे कि आपकी रिवर बह रही है ना, तो रिवर है। जी प्लीज। कोई बात नहीं है, इसको ऑन मत कर, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी कोई बात नहीं, अभी क्लास भी कम है, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या है कि जब हम किसी डॉक्यूमेंट का इवेल्युएशन करते हैं, सॉरी डॉक्यूमेंट मीन्स किसी कहना चाहिए पास्ट इवेंट या पास्ट कोई हिस्टोरिकल कोई कंपोनेंट है, जब हम उसका इवेल्युएशन करते हैं तो क्या होता है कि हम उसको स्टेप बाय स्टेप हम इसको स्टडी करते हैं। अब इसका जो इवेल्युएशन है वो क्या प्रूव करता है कि इसकी टोटल जो उसकी जो बेसिक से लेके एंड तक जो इस समय उसकी जो रख रखाव है या क्या है, कैसे कैसे डेवलप हुआ, यानी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द ताजमहल, ये इवेल्युएट करने के बाद पता चलता है। तो जब हम इन इवेंट को, पास्ट इवेंट को इवेल्युएट करते हैं तो इससे क्या कहेंगे, एक हिस्टोरिकल एक रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च। क्योंकि जो चीज पास्ट में चली गई या जो आज घटनाएं घट रही है, आज घटनाएं जो घट रही है कल पास्ट हो जाएगी, वो हिस्टोरिकल जो इवेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या 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 करेंगे आप, उनको कैसे आप जान पाएंगे। जैसे मॉडर्न इंडिया का पीरियड कब से शुरू होता है बताओ। देखो हिस्ट्री मेरा भी सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन आप बताइए ना थोड़ा सा, एक कॉम वैसे उसमें बता दूंगा, कॉमन कब से शुरू होता है, लेट 18 लेट 18
लेट 80s। कैसे कह सकते मुझे बताओ बेटा, बात वो नहीं है, देखिए ये नहीं है, मुझे सिर्फ ये बताओ मॉडर्न इंडिया कहाँ से आता है? जब अंग्रेज जी जी जब अंग्रेज देखो आए। ऐसे मेरी बात सुनिए, जब तक हम कभी किसी चीज के बारे में आपस में देखिए ज्ञान अथाह सागर की करें, मैं नहीं जानता उस चीज क्या है ना? जब अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा कर लिया था तब से वो ब्रिटिश इंडिया के अंदर मुगल जो पीरियड है वो मुगल इंडिया था, मींस एम्पायर ऑफ मुगल्स। पूरा इंडिया उनके अंडर, मतलब जो रूलिंग बाय द जो है मुगल्स, दैट इज कॉल्ड मुगल इंडिया। जब ब्रिटिशर्स ने मतलब उनको पलट के और वो कर लिया तो ब्रिटिश इंडिया। तो एग्जैक्टली वही मैं क्यों स्टेप बाय आ रहा हूँ, तभी मैं कंफ्यूज हो गई ना, मेरे को लगा कि कंफ्यूज मैं क्यों ला रहा हूँ, देखिए अपने आप आ रहा है, मेमोरी रिवर्स हो रही है। मुगल इंडिया बताया, फिर मैंने ब्रिटिश इंडिया बताया, तो मॉडर्न इंडिया। यही एक क्या है, ये जो मॉडर्न इंडिया है ये आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद ये मॉडर्न इंडिया है बेटा, 1980s के बाद। बताइए सर, जो पहले भी पढ़ा था वो भी यही था कि 18 जो हमारा 17 से पहले का जो एरा है वो हमारा मॉडर्न एरा के अंदर। देखिए मैं यहाँ हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, हिस्ट्री का जो पीरियड है वो एक डिफरेंट है ना, उसमें तो पूरे इरा को इरा वाइज उन्होंने वो बना दिया है। तो हो सकता है कि वो 90s के बाद जो है सारा का सारा मॉडर्न इंडिया में लेते हो, लेकिन ना हम कर रहे हैं यहाँ पे रिसर्च से रिलेटेड बात। जब रिसर्च से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि मॉडर्न इंडिया की बात आई, उससे पहले क्या था, ब्रिटिश इंडिया था। तो ब्रिटिश इंडिया में क्या था कि उसकी जो रिसर्च थी वो बड़ी लिमिटेड थी इंडिया के अंदर, बहुत लिमिटेड। पूरा रिसर्च वर्क उनका अपना वहां पे यूके में चलता था, यूके मींस यूनाइटेड किंगडम, वहां चलता। तो वो क्या थे कि क्यों इसमें भी रेस्ट्रिक्शन था कि इंडियंस नॉट अलाउड इन द रिसर्च, इंडियंस नॉट अलाउड इन द की पोस्ट। कभी आप हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं। अब इससे क्या है, ये हिस्टोरिकल एविडेंस को जब हम इवेल्युएट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल स्टडी होती है ना। जब हिस्टोरिकल स्टडी है तो हम जिस एस्पेक्ट को लेकर जब वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कंटिन्यूएशन में विद आवर गोल्स मींस ऑब्जेक्टिव्स। ऐसा नहीं है कि इसमें क्या है, इसमें भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस नहीं होते। तो वहां क्या करेंगे आप, कोई भी जब रिसर्च करते हैं तो हमारे उसमें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मींस हम कभी भी किसी भी कंपोनेंट पर जब स्टडी करते हैं, स्टडी रिसर्च का मतलब क्या है, स्टडी टू कंटिन्यू इन द स्पेसिफिक टॉपिक। अब कोई भी अब जैसे हम लाइब्रेरी साइंस की बात करते हैं तो लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत अब जो रिसर्च हो रही है या होंगी आगे चल के, वो क्या होगा, लाइब्रेरी से रिलेटेड ही तो टॉपिक होंगे, नहीं होंगे। लेकिन इसमें एक और है, आखिर एक क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ मेनी टॉपिक यू सेलेक्ट ऑल ओवर इंडिया में, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मैक्सिमम उनमें लाइब्रेरी साइंस के अब डिपार्टमेंट खुल गए। तो सवाल एक अपने आप में उठता है कि आखिर कहीं तो बिंदु विश्राम होगा, नहीं होगा। अब उसके लिए क्या है, क्योंकि नई नई घटनाएं घट रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी जो है उसकी एप्लीकेशन लाइब्रेरी साइंस में जो है अप्लाई हो रही है, तो क्या है, नए नए टॉपिक भी ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगे। क्यों कि ये क्या है, ये जो समय का जो एक चक्र होता है, मतलब जिसे काल चक्र कह सकते हैं, जैसे टाइम जो उसका वो चल रहा है पीरियड, वो क्या है, वो कंटिन्यूएशन में चलता है, उसका कोई है स्टॉपेज, तो स्टॉप तो नहीं है, वो तो अपनी गति से चलेगा। इसके जो इन्वेंशन है, इसके नए नए जो है, अब जैसे देखिएगा क्या है, पहले साइंटिफिक रिसर्च जो किस में थी, साइंस सब्जेक्ट में थी, लेकिन इसका क्या हुआ, अपने सब्जेक्ट को एग्जिस्ट करने के लिए या उसका अस्तित्व बनाए रखने के लिए
क्या हुआ? इंटर सब्जेक्ट क्या होने लगी? रिसर्च होने लगी। इंटर सब्जेक्ट का मतलब समझ रहे हैं क्या है? एक दूसरे से लिंक Exactly. करते हुए दो Interest. सब्जेक्ट। ये इम्पैक्ट, एक एग्जाम, इम्पैक्ट ऑफ लाइब्रेरी इन सोसाइटी। सोसाइटी भी आ गई। कोई बेटा एक सोसाइटी, हमने एक ब्रॉडर टर्म ले लिया, नैरोली ब्रॉडर टर्म। तो यहां पर के इम्पैक्ट ऑफ लाइब्रेरी ऑन सोसाइटी। अब सोसाइटी में क्या है, यहां हमने ये ब्रॉडर टर्म। अब यहां पे कैसे इम्पैक्ट ऑफ लाइब्रेरी ऑन सोशल डेवलपमेंट। देखिए यहां से थोड़ा सा वो सोसाइटी कर दिया, हमने सोशल डेवलपमेंट कर दिया। ये क्या है? रिलेटेड, को रिलेटेड। तो इसमें क्या होता है कि जो इंटर जो सब्जेक्ट का जो वो है बेस, या कहिए उसके जो कंपोनेंट हैं, हम साइंटिफिक जो मेथड से हम दूसरे सब्जेक्ट के भी कुछ इसेंशियल जो कंपोनेंट हैं उनको लेकर रिसर्च करते हैं। अब जैसे कोलन क्लासिफिकेशन एक एग्जांपल है। क्रिएशन ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन आप तो हुआ, लेकिन अब इसमें कुछ न कुछ तो ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, 1 2 3 4 5 उसकी यूटिलिटी। देखिए कोई भी टॉपिक आप जब सेलेक्ट करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी सब्जेक्ट हमेशा उस तरह का सेलेक्ट करिए जो प्रेजेंट सिनेरियो में उसका क्या है, अस्तित्व है, उसकी वैल्यू है। यहां पे क्या होता है? वैल्यू एडेड सर्विसेज। हुई नहीं हुई? तो वैल्यू एडेड सर्विसेज में क्या होता है कि जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्यों इसेंशियल हुआ, क्यों इसकी जो है वो पॉपुलैरिटी ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्यों इसेंशियल है बताइए? क्योंकि हमें इजीली वर्क फ्लो चलता एग्जैक्टली रहता है। क्या है कि इंफॉर्मेशन जो रिट्रीवल है उसको हम इजीली कर सकते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ द टाइम। आप ये सोचिएगा, अब से पहले जब से कंप्यूटर इसमें नहीं थी, कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं थी, उससे पहले लाइब्रेरी की क्या पोजीशन थी? इंस्टीट्यूशन स्टाफ हुआ करता था। एक तो वो जो है क्या मतलब कैटलॉग क्लासिफिकेशन का अलग स्टाफ हुआ करता था, कैटलॉगिंग का अलग हुआ करता था, एक्सेशन करने का अलग हुआ करता था, होता था ना। फिर सेल्विंग के लिए अलग होता था, फिर सर्कुलेशन के लिए अलग होते थे। आज भी है, ऐसा नहीं है पहले, आज भी है। लेकिन आप देखिए कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर आने से लाइब्रेरी साइंस की जो सर्विसेज की जो स्पीड है वो कितनी फास्ट हुई नहीं। तो अब इसमें अब हम कोई एक टॉपिक लेकर के कि रोल ऑफ कंप्यूटर इन लाइब्रेरी सर्विसेज, एक एग्जांपल लेकर के हम क्या करते हैं, एक पहले टॉपिक डिसाइड करें। अब उस टॉपिक को डिसाइड करने के बाद क्या करेंगे आप, उसके कुछ तो ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। देखिए कभी भी कोई भी ध्यान रखिए, सबसे पहले होता है जो भी टाइटल आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी ये देखिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं जो वर्क करने जा रहा हूं या जा रही हूं तो ये कहीं डुप्लीकेट इस पर किसी और ने तो नहीं कोई वर्क कर दिया। होता नहीं होता है? नहीं तो ये क्या है, अगर आप इसको एट द टाइम ऑफ क्या कंफर्मेशन डिसाइड, अगर आप इसको डुप्लीकेशन चेक नहीं करते हैं तो क्या हुआ, आपकी एनर्जी, आपका टाइम, आपका मनी सभी का सभी वेस्ट हो जाएगा जब आपको पता चलेगा कि इस पर तो ऑलरेडी कोई स्कॉलर कर चुका है। होता नहीं होता? अब पहले क्या होता था, पहले इस तरह का था प्रोविजन, मगर लोगों को पता ही नहीं चल पाता था। 80s 70s 80s 90s तक ये था कि लोगों को पता ही नहीं चल पाता था। अब देखिएगा, अब क्या है कि डाटाबेस बन गया,
डाटाबेस बनने पे क्या है कि जैसे ही आप अपना कोई टॉपिक डिसाइड करेंगे तो आप उसे चेक कर सकते हैं। जब चेक करेंगे तो तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस पर तो इस स्टूडेंट ने या इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी अवार्ड हुई है। तो वहां पर क्या हो गया, आपको डायरेक्शन मिल गया कि प्लीज यू डोंट सेलेक्ट दिस टॉपिक बिकॉज ये डुप्लीकेट है, आगे चल के रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। तो यहां पर क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, टॉपिक को पहले कंफर्म करें। कोई भी टॉपिक वो किसी भी कंपोनेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो लाइब्रेरी कैटलॉग से रिलेटेड हो, क्लासिफिकेशन से हो, मैनेजमेंट से हो, सोसाइटी से हो, एकेडमिक लाइब्रेरी से हो, स्पेशल लाइब्रेरी, जितनी भी एस्पेक्ट ऑफ द लाइब्रेरी साइंस हैं उन सब में कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करके आप अपना वर्क स्टार्ट करें। पहले एक और होता है, आप जब रिसर्च वर्क स्टार्ट करें तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा वो टॉपिक हमेशा पे करते पे का मतलब वो आपके लिए बेनिफिशियरी होते हैं। जैसे कोई करंट टॉपिक से मतलब जो समय के हिसाब से जिनकी डिमांड ज्यादा है, देखिए अगर जो कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, XYZ कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, समय के हिसाब से उस सब्जेक्ट में अगर डेवलपमेंट नहीं हुए, उनका ग्रोथ नहीं हुआ है, उनके रिसर्चेस नहीं हुई हैं, तो आगे चल के सब्जेक्ट क्या हुए, डंप हो जाते हैं, सोसाइटी में उनकी कोई वैल्यू नहीं। इसलिए क्या हुआ कि जो इंटर कॉन्टिनेंटल, इंटर सब्जेक्ट, इंटर स्टेट जितने भी इंटर हुए सारी की सारी चीजें उसमें क्या होने लगी कि एक दूसरे के कुछ कंपोनेंट लेकर के उन पर रिसर्च होने लगी। नहीं, ये रिसर्च तो टोटल देखा जाए तो ये तो साइंस का और लाइफ साइंसेस के सब्जेक्ट है। जैसे मेडिकल साइंसेस देख लीजिएगा, वहां पर नई नई इन्वेंशन हो जाए, नई नई चीजें होती हैं, डॉक्टर नई नई मेडिसिन के लिए मतलब जो देते हैं, होता नहीं होता। तो उसमें क्या है कि ये सारी चीजें जो है किसके लिए बनी है बताइए, एक वर्ड बताइए, ये सारी रिसर्च है, सारे डेवलपमेंट है हम ही लोगों के मतलब हिंदुस्तान के लिए आगे ऐसे पढ़ने की भाषा में बोला ना, डेवलपमेंट मतलब है तो डेवलपमेंट। एक और बहुत अच्छा वर्ड है, देखो यही होता है इंडेक्सिंग टर्मिनोलॉजी, होता है ना इंडेक्सिंग टर्मिनोलॉजी। जितना अच्छा आपको नॉलेज होगी, आपके वर्ड होंगे, वही फर्स्ट क्लास जो है आपकी इंडेक्सिंग होगी। इसको कहते हैं ह्यूमन वेलफेयर है। मेडिकल ले लो, कोई भी सोशल साइंस का सब्जेक्ट ले लो, प्योर साइंस का ले लो, नेचुरल साइंस का ले लो, एप्लाइड कोई भी टेक्नोलॉजी है, वो सब किसके लिए बना, ह्यूमन वेलफेयर है। जितने अब देखिए हाईवे बन रहे हैं कितने फर्स्ट क्लास है, पहले कितना टाइम लगता था जाने में, लोग परेशान हो जाते थे, टाइम से नहीं पहुंच पाते, कितनी मेन पावर, कितनी एनर्जी, कितना टाइम लोगों का वेस्ट होता था। मैंने देखा है कि यहाँ से बुलंदशहर, अगर आप लोग कहीं बुलंदशहर को कोई बिलोंग करता हो, बुलंदशहर जाने के लिए हवा खराब हो जाती थी, बड़ा मुश्किल होता था। अब देखिए कितना हाईवे बन रहे हैं जिन पर 1 घंटे का मतलब रास्ता, 15 आधा घंटे का रास्ता नहीं है। फर्स्ट क्लास ऑटोमोबाइल में आप देखिएगा, एम्बेसडर गाड़ी, शायद आपको होश हो, एक एम्बेसडर गाड़ी मतलब इंडिया में चला करती, उसी की और एक फिएट थी, उन्हीं 2 गाड़ियों की मोनोपोली थी। लोग सालों वेट करते थे गाड़ी लेने के लिए। हालांकि उस समय इकोनॉमिक कंडीशन भी इंडिया की अच्छी नहीं थी, बड़ी वीक थी, हर आदमी नहीं मतलब ये मतलब खरीद सकता था, बड़ी मतलब लिमिटेड लोगों के पास, उनकी जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी थी वो लोग खरीद पाते थे। स्कूटर एक स्टेटस सिंबल माना जाता था सोसाइटी में। मैंने अपनी आंखों से देखा 70s के दशक, ये जो इसका बजाज का जो है, ये चेतक जो है, वो फॉरेन करेंसी में बुकिंग होती थी, फॉरेन करेंसी में शादी में लोग देते थे, बच्चियों की शादी, बड़ा इश्तेहारी साहब उसको स्कूटर मिला, मैंने अपनी आंखों से देखा। अब बताइए स्कूटर की कोई वैल्यू है? तो धीरे धीरे क्या है, देखिए उसके बाद और तमाम ऑटोमोबाइल में कितना बड़ा चेंजेज आया,
कि वो एम्बेसडर और वो फेक गाड़ी, अब कहीं उनका नाम है, ऐसा नहीं अभी भी प्रोडक्शन उनका हो रहा है, बट सोसाइटी में कहीं उसकी कोई वो है, स्टेटस है, स्टेटस इन द सेंस के ग्रोथ है, डिमांड है, बहुत कम डिमांड। क्यों कि हमेशा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए डेवलप होती है, रिसर्च किस लिए होती है, और ये टेक्नोलॉजी किस पर बेस्ड है, रिसर्च पर बेस्ड है। जितना बढ़िया रिसर्च होगा जिस कंट्री में, वो उतना ही जल्दी कंट्री ग्रोथ करेगा, हर फील्ड में। ऐसा नहीं है कि मतलब हो, हर फील्ड में, चाहे वो मेडिकल साइंसेज हो, चाहे वो कहना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो। हालांकि देखा जाए तो इंजीनियरिंग वगैरह तो पहले स्टार्टिंग में मैकेनिकल से हुई है। अगर आप उसकी हिस्ट्री उठा के देखें तो पहले इंजीनियरिंग सिर्फ किस में थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ओरिजिन हुआ है। जैसा मैंने मैथमेटिक्स में भी देखा, उस मैकेनिक्स वगैरह जो है, ये सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट। उसके बाद क्या है, धीरे धीरे हर ब्रांच अलग अलग डिमांड बढ़ती गई, उसमें इन्वेंशन होती गई, उसमें एक से एक रिसर्चर ने प्रूव किया अपने आप को कि नहीं जी ये बिल्कुल अलग होना चाहिए, ये है, इसकी एक ब्रांच होनी चाहिए। तमाम आप देख लीजिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग थी ही नहीं कहीं पहले। 80 से पहले अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो कहाँ थी। कंप्यूटर जैसे जैसे उसका ग्रोथ होता गया, उसमें तमाम एक्सेल अपने आप में फैकल्टी बनी, अपने आप। तो ये कब हुआ, जब ग्रोथ हुआ और उसमें इंफॉर्मेशन अपडेट होने लगी। देखते देखते मैनेजमेंट साइंस नहीं होता था टीवी, मैंने देखा, मैंने खुद देखा। लेकिन ये 80 के दशक में मैनेजमेंट साइंस में जो है वो जो है क्या नाम है डेवलपमेंट होने लगा। और मेरे ख्याल से IIM तो आपके सामने ही जो है डेवलपमेंट होना शुरू। सिर्फ 5 IIT, 4 IIT, 4 से 5 बनी, और 5 से अब देखिए अब हर स्टेट में IIT बन गई, अब हर स्टेट में IIM बन गया, अब हर स्टेट में एम्स बन गए। हो गया नहीं हो गया। तो ये क्या है, ये डिमांड और रिसर्च, रिसर्च आउटपुट, या उसमें रिसर्चर ने ये प्रूव किया जब तक IIM जो है क्या नाम है नहीं होंगे हर स्टेट में, तो इतना इस पर लोड पड़ जाएगा जो दिल्ली का एम्स है कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगी, जनता युद्ध करने लगेगी सिर्फ उसके लिए क्या नाम है आपके ट्रीटमेंट के। विजन था, ये भी विजन किसका था, ये रिसर्च आउटपुट थी। तो जब कहने आवश्यकता आविष्कार की जननी है ना, तो इसमें क्या है, जब आवश्यकता समझी तो हर चीज उसी तरह होगी। इसी तरह ये आजकल आप लोग जो नेशनल हाईवे बनना है, गवर्नमेंट मतलब क्या, एक आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या गवर्नमेंट सत्ता में नहीं थी, सत्ता में थी, सोच सकती थी, बना सकती थी, पता नहीं कैसे आइडियोलॉजी के लोग जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने नहीं मतलब इस चीज को लायक समझा। लेकिन आज के समय में हर आदमी, ये कहावत है ना कि भाई आम लगाते हैं लोग, आम के वृक्ष खुद न खा पाए इसलिए कि हमारी जनरेशन आगे खाएगी, हमारी औलाद खाएगी, लेकिन ना कॉन्सेप्ट चेंज, हम पेड़ लगाएंगे और आम ही हम खाएंगे और दूसरों को भी खिलाएंगे। देख लो तुम्हारे सामने है या नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट चेंज हुई, देख क्यों हुई, क्यों, ओरिजिन ऑफ नॉलेज जितना फास्ट गति से हो रहा है उतना और कहीं कुछ नहीं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो प्रोसेस डेवलप हुआ, पता ही कहाँ था इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के। मुझे अभी भी याद है 80s के दशक में, 82 में ये जो है NIC का तो नाम सुना होगा आपने, क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, NIC, ये प्लानिंग कमीशन के अंडर बना था और ये मिसेस गांधी ने बनाया। बहुत अच्छी लेडी थी, मैंने तो उन्हें खूब अच्छी तरह सुना भी है। उनकी जो भाषा बोलने का जो तरीका था, जितने भी कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो उनके अंदर शेरनी की तरह दहाड़ती थी, मैंने देखा बोलती थी, पूरी की पूरी जनता एकाग्र होकर के सुनती थी, करती थी, और अपोजिशन उनके सामने टिक नहीं पाता था। ये बिल्कुल फैक्ट है,
मैंने अपनी आंखों से देखा। कुछ थी उन्होंने अच्छे के लिए किया, क्योंकि एक और होता है सलाहकार, जब आपके कुटिल हो, कुटिल समझ रहे हैं आप क्या होता है? धोखाधड़ी वाले कुटिल उनको बोलते हैं जो आपको है कुछ वास्तविकता, आपको कुछ और बता रहा है, रियलिटी को छुपा करके, और वो जो आपको अच्छा लग रहा है आपके मुख के अनुरूप बोल रहे हैं, आपकी सोच के अनुरूप बोल रहे हैं, तो वो क्या, वो धोखेबाज हुए नहीं होंगे? लेकिन ये पढ़ी लिखी भाषा का शब्द है, कुटिल थे, तो इसलिए क्या नाम है, उनको रखा, तब इमरजेंसी लगी, और उसके फिर जो साइड इफेक्ट हुए कि उनको सत्ता से, ये सब कुछ चीजें ऐसी थी। मेरा कहने का मतलब है यहां पर कि जब एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी चाहता है तो उस कंट्री का डेवलपमेंट उसी तरह होता है जैसा जैसा वो चाहता है। कोई भी एक्सवाइजेड, देखिए एक बात बताइएगा, अच्छी पोस्टों पे आप अनकॉम्पिटेंट टीचर्स को बिठा दीजिए, उस सब्जेक्ट का बेड़ा गर्क होगा या नहीं होगा, आप बताइए। कोई भी हो, मैं हूं, आप हैं, एक्सवाइजेड कोई भी, अगर नॉलेजेबल या कॉम्पिटेंट आदमी को अगर आप वहां पर वो नहीं मतलब बिठा पाएंगे तो क्या होगा? खुद ही कुछ नहीं जानते तो फिर वो आपको स्टूडेंट को क्या होता नहीं होता। तो उससे क्या होता है, उस सब्जेक्ट का ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही, नई नई जो जो कहना चाहिए जो टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी है, या जो नई नई जो सब्जेक्ट की जो सब मैक्रो और माइक्रो जो सब्जेक्ट ऐड होने चाहिए वो नहीं हो पा रहा। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। और अगर कॉम्पिटेंट आदमी होगा तो वहां पर क्या होगा, वहां पर उस सब्जेक्ट का ग्रोथ अच्छा, कॉम्पिटेंट आदमी होगा अगर मान लीजिएगा प्लानर, तो बढ़िया बेहतरीन प्लानिंग करेगा। ये नहीं, वो क्या होगा, वो कभी भी, कोई भी आदमी जो इंटेलेक्चुअल होगा वो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि मैं अपने लिए करूं, वो नहीं, वो यूनिवर्सल मतलब पूरे यूनिवर्स सोसाइटी के लिए करेगा। हमारे तमाम इंडिया के एक से एक बेहतरीन साइंटिस्ट हुए जिनको नोबेल प्राइज मिले, तो वो क्या है, वो जो उन्होंने इन्वेंशन की, रिसर्च की, तो क्या वो उन्होंने अपने लिए की क्या? वो यूनिवर्सल तमाम। अब चाणक्य की थॉट है, कोई माने न माने, लेकिन उसकी थॉट जो है आज भी मानी जाती है ना। इकोनॉमिक्स ऑफ चाणक्य की इकोनॉमिक्स है। हु वाज द क्रिएटर ऑफ इकोनॉमिक्स इन इंडिया? चाणक्य था या नहीं था? तो अब उसने, अब बताइए, वो तो चलिए उनका तो मतलब स्वयं खत्म हो गए, लेकिन आज की डेट में उसकी जो थ्योरी है वो आज भी बेसिक्स में आती है। उसे हम इग्नोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। चाणक्य नीति है, हम उसको इग्नोर कर सकते हैं? नेवर नहीं कर सकते। तो ये भी क्या थी, ये भी तो उन्होंने जो मतलब वो की निकाली या निकली, या उन्होंने लिपिबद्ध किया या बताई सोसाइटी को या अपने स्टूडेंट को जो बताई, तो विदाउट रिसर्च तो नहीं बताई, उन्होंने भी रिसर्च किया। और रिसर्च क्या था, पहले होता था ओरल रिसर्च, बिहेवियर रिसर्च होता था। बिहेवियर, अब आप देखिएगा बिहेवियर रिसर्च क्या होता है, अगर आप इसको देखें, एक देखिए सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, लेकिन साइकोलॉजी का भी है। तो बिहेवियरल सब्जेक्ट क्या है? बिहेवियरल सब्जेक्ट वो होते हैं, या बिहेवियरल रिसर्च वो होती है जो ह्यूमन बिहेवियर हो या एनिमल बिहेवियर या वनस्पति बॉटनिकल बिहेवियर, ये भी तो जीव ही हैं या नहीं है? तो इनका जो बिहेव होता है उसके आधार पर हम क्या करते हैं, रिसर्च को डेवलप करते हैं, या उसके डिफरेंट कंपोनेंट की हम स्टडी करते हैं। दैट इज कॉल्ड बिहेवियरल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च क्या होती है? मेडिकल। लेकिन मेडिकल में तो होती है, क्या होती है बताइए ना, साइकोलॉजी में नहीं होती।
साइकोलॉजी का कंपोनेंट है बेटा, ये साइकोलॉजी का पार्ट है, क्लिनिकल। लेकिन क्योंकि ये मेडिकल में भी बहुत चलता है, साइकोलॉजी कहाँ से निकली आप बताइए? साइकोलॉजी आल्सो ऑरिजिन फ्रॉम द मेडिकल साइंस। क्यों कि सोशल साइंस वालों के जो थिंकर थे उन्होंने सोचा कि अगर साइंस से हम अगर कुछ नहीं लेंगे, अगर साइंस को हम अपना बेस नहीं मानेंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इन सब्जेक्ट का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसी साइंस साइड वाले टीचर्स हमेशा क्या कहेंगे, सोशल साइंस वाले क्या करते हैं, कुछ नहीं जानते, बेवकूफ बना देंगे। कभी भी वो क्या कहते हैं कि इस सब्जेक्ट की जरूरत, जैसे ये एम जगदीश कुमार जो अभी भी क्या नाम है वो यूजीसी के चेयरमैन हैं, इससे पहले वो हमारे जेएनयू में मतलब मैंने उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखा। कारण क्या है, वो आईआईटी का प्रोफेसर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोफेसर है, और बड़ी गरीबी से निकल के आया। पैदल चलता था वो, जो हमारे जेएनयू में घूमने आता था पैदल आता था। यार यहाँ तो आए दिन जो है ये कम्युनिस्टों का मतलब होता रहता है जैसा, अब इत्तेफाक से वो बन गए इसी तो ने सबसे पहले कम्युनिस्टों को खदेड़ना शुरू कर दिया। कुछ नहीं, वो कहता है ये कुछ नहीं, सोशल साइंस का मतलब होना ही नहीं चाहिए, उनकी अपनी कॉन्सेप्ट है, सोशल साइंस होनी नहीं चाहिए। गवर्नमेंट बेकार करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है सोशल साइंस की रिसर्च पर, क्या जरूरत है? अगर उस जैसा बंदा प्लानिंग में बैठ जाए तो वो क्या करेगा, लाइब्रेरी साइंस को सब्जेक्ट खत्म कर देगा। क्योंकि नहीं, यहाँ पे लाइए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के आदमी जो कंप्यूटर वाले वो सब मैनेज कर देंगे, और ये फैक्ट है। मैं आपको अगर इसको समय रहते, अगर इसके इंटेलेक्चुअल्स ने, रिसर्चर्स ने, आप जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ने अगर इसको नहीं संभाला तो ये फैक्ट है कि इसको कौन हत्या लेगा? आईटी वाला जो हत्या लेंगे। और वो कहते हैं आईटी वाले कि जी आप हमें एक दे दीजिए, दो, आप 50 आदमी, आप हमें 10 आदमी, 10 आदमी में से दीजिए, पूरी लाइब्रेरी हम घर तक सप्लाई करेंगे, इंफॉर्मेशन बुक सप्लाई करेंगे, आप उठ के बैठिए और आप वहीं खोलिए, बटन दबाइए और इंफॉर्मेशन हमारी सप्लाई। इट्स व्हाट इज दिस आल्सो रिसर्च, उन्हें प्रोस्पेक्ट दिख रहा है। तो अब क्या है कि यहां पर अगर रिसर्च के थ्रू अगर हम इस सब्जेक्ट को सेव नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे इस सब्जेक्ट का किसमें विलय हो जाएगा? दूसरे सब्जेक्ट में। ये बिल्कुल, और अक्लमंद आदमी क्या करें, दूसरे सब्जेक्ट को विलय इसमें कर लेंगे, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ऑटोमेशन, वर्चुअल लाइब्रेरी। ये क्या हुआ, इस समय की डिमांड थी। वर्चुअल लाइब्रेरी का एग्जिस्टेंस कब हुआ? अब आप देखिए और ज्यादा कब हुआ, जब उनकी फिजिबिलिटी और वो देखी, जो सर्विसेज देखी, तो किस पे? इस लास्ट के पेंडेमिक पीरियड देखिए ना, जब ये पेंडेमिक जो कोरोना का जो पीरियड चला, तो आप लोग तो अच्छी तरह जानते हो कि उस समय क्या स्थिति हुई थी। उस समय सिर्फ वही लाइब्रेरीज अपनी इंफॉर्मेशन सप्लाई कर पाई थी जो सही मायने में कंप्यूटर बेस्ड थी, जिनके पास डाटा बेस थे, जिनके पास क्या था, कम्युनिकेशन प्रोसेस का अच्छा खासा नॉलेज थी, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्यूटर बेस्ड था। तब अदरवाइज आप बता दिए जो एक क्या है, ट्रेडिशनल सिनेरियो में जी रहे हैं, मीन्स जो कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी थी उस इस समय पीरियड में उनका कोई यूज हुआ? आप बताइएगा, कुछ यूज हुआ उनका? वो तो ताला बंद किए पड़ी थी, मतलब रहे। लेकिन उस पेंडेमिक पीरियड में जितनी एडवांस लाइब्रेरी थी, एकेडमिक हो या रिसर्च लाइब्रेरी हो या स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरी हो, वही लाइब्रेरी उस पीरियड में 24 आवर सर्विस प्रोवाइड कर रही थी। जैसे नेशनल साइंस लाइब्रेरी, फॉर्मली नोन एज निस्केयर, आप और उससे बिफोर क्या था, इंस्टॉक था, वो जो है लाइब्रेरी सर्विस प्रोवाइड कर रही थी इस पैंडेमिक पीरियड। क्यों? कि उनके जो डाटा बेसिस थे वो ऑनलाइन थे,
सारे ऑनलाइन। अभी भी याद है 80s के दशक में जब वहां पर प्रोफेसर विश्वनाथन ने वहां एज ए डायरेक्टर आए, तो ही वाज द प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर। फॉरेंसिक करके आए थे जो कुछ स्पेशलाइजेशन, और इसमें क्या नाम है, डीआरटीसी बेंगलोर के में ना ये जो कौन सा साइंस, वो कौन सा है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है क्या है, जो बेंगलोर में बहुत फेमस है, जो आईआईटी से भी उसका अच्छा वो माना जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये बेंगलोर, जहाँ तक मुझे जो याद है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है जो है वो सीएसआईआर के अंदर आता है। उसके अंतर्गत जितने भी साइंटिस्ट थे, तो ये भी वहाँ साइंटिस्ट थे, तो भाई ये डायरेक्टर की पोस्ट पर वहाँ से डायरेक्टर की पोस्ट निकली, तो ये आए वहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले पूरे इस डॉग को पूरा कंप्यूटराइज किया। साइंटिस्ट हैं वहाँ पर, सारे के सारे साइंटिस्ट हैं, और जब उनका एक लेक्चर हुआ, उन्हें कुछ नहीं, पहली ग्राउंड में सबकी टेबल पे एक एक कंप्यूटर रखवा दिया। ये 85-86 की बात बता रहा हूँ। और जब कंप्यूटर पे, सर हम तो ऑपरेट नहीं ऑपरेट करना सीखो, हम सिखाएंगे, नहीं तो स्पेशलाइज्ड आदमी बुलाएंगे। तो वहां के स्टाफ को उन्होंने सब किस तरह ऑपरेट किया जाता है कंप्यूटर, ये करना सिखाया। मैंने बच्चों, आप बिलीव नहीं मानोगे कि जो हमारे इंचार्ज हुआ करते थे कंप्यूटर को दे दिया गया, वो बिल्कुल उसको ढक के, ना छूना मत, इसको खराब हो जाएगा। अरे भाई मशीन है, मैन मेड है, मैन ऑपरेट करेगा, खराब क्यों, खराब हो जाएगी तो मैकेनिक आएंगे, मगर वो हाथ नहीं लगाते, खुद नहीं जानते थे कुछ, इट्स फैक्ट, कुछ खुद नहीं जानते थे उसे ऑपरेट करना, लेकिन वो दूसरों को हाथ नहीं लगा। तो क्या हुआ कि जो ग्रोथ होना चाहिए था लाइब्रेरी साइंस में, वो क्या स्लोली बहुत स्लो। समय की डिमांड थी एक कंप्यूटर बेस्ड जो है क्या नाम है लाइब्रेरी सिस्टम डेवलप होना, लेकिन उसको क्या हुआ, धीरे धीरे अगर रंगनाथन जैसा इंटेलेक्चुअल आदमी होता तो ये अब से बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज में चला जाता। और देखिए क्या हुआ, लोगों ने अरबों खरबों रुपए, मतलब करोड़ों रुपए डीआरटीसी बेंगलोर में रिसर्च के नाम पर इन्वेस्ट हुआ, गवर्नमेंट की ग्रांट चली, बट as per requirement of the subject or according to requirement demand of the, मतलब जो है कहना चाहिए ग्रोथ ऑफ सब्जेक्ट नहीं हो पाया डीआरटीसी बेंगलोर में। उसका वो एक्चुअली स्पेशलाइज्ड जो है वो था, डॉक्यूमेंटेशन के लिए बनाया गया था, रंगनाथन ने क्रिएट किया था, लेकिन उस जनरेशन ने बहुत हार्ड वर्क किया था। आफ्टर दैट वो उसमें जो रिक्वायरमेंट था डेवलपमेंट का, वो लोग नहीं कर पाए। एक से एक आला वो लेते रहे प्रोजेक्ट, मगर प्रोजेक्ट क्या, उन पर सब पे लीप अप होती होकर के अल्टीमेटली क्या हुआ कि उन्होंने लाइब्रेरी, डीआरटीसी में जो डॉक्यूमेंटेशन का एसोसिएटशिप मास्टर्स डिग्री मिलती थी वो खत्म करके, और क्या हुआ कि लाइब्रेरी साइंस में, मतलब लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का डिपार्टमेंट बना, क्योंकि 60, 70 और 80s तक नो डाउट डॉक्यूमेंटेशन का बहुत बड़ा वर्चस्व रहा साइंटिफिक सोसाइटी में। साइंटिफिक सोसाइटी से मतलब है साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे डीआर, ये जो क्या नाम है हवा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है बॉम्बे में, उसमें भारत हुआ, ये इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हुआ, टाटा फंडामेंटल रिसर्च जो है, और जी टाटा जो फंडामेंटल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके अंदर भी दैट इज आल्सो ए डीम्ड यूनिवर्सिटी, उसमें भी ऐसे ही हुआ। लेकिन आप ये देखिएगा कि इन सब में साइंटिफिक रिसर्च थी, तो साइंटिफिक रिसर्च होने के नाते देखिए वहां पर क्या है, एक बता, अगर वहां पर समय रहते सारी चीजें साइंटिफिक वे में रिसर्च फास्ट होती रही, या वहां के जो एम्प्लॉयज कहिए या साइंटिस्ट टाइमली रिसर्च करते गए, तो उनका अस्तित्व अभी भी समाज में बना हुआ है। लाइब्रेरी साइंस में हुआ, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस फास्ट गति से होना चाहिए था वो नहीं हुआ, इसीलिए इसके अंतर्गत रिसर्च कंपोनेंट इस सब्जेक्ट का वो नहीं, ग्रोथ नहीं
हुआ कब? जब 90s में कंपल्सरी यूजीसी ने कर दिया कि सभी लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरीज में ऑटोमेशन कंपल्सरी है। विदाउट ऑटोमेशन यू कांट रन द लाइब्रेरी इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। ये रिकमेंडेशन थी कमेटीज की, डिफरेंट कमेटीज की रिकमेंडेशन थी कि ऑटोमेशन कंपल्सरी है एकेडमिक। और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर किसने? यूजीसी ने प्रोवाइड किया, ग्रांट, स्पेशल ग्रांट दी गई, तब उसमें कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी में कंप्यूटर सिस्टम। फिर एक और चीज, जो इनकॉम्पिटेंट पर्सन थे लाइब्रेरियन से, जिनके अंदर क्वालिफिकेशन नहीं थी, जिनके अंदर एबिलिटी नहीं थी, जिसके अंदर हार्ड वर्क करने का वो नहीं था, कहना चाहिए एक हैबिट नहीं थी, तो उस वजह से उस समय भी काफी स्लोली चला। ये फास्ट कब हुआ? एक्चुअली मुझे याद है 21वीं सदी चली, 2000 के बाद फिर इसमें फास्ट ग्रोथ होना शुरू हुआ। तमाम वर्कशॉप हुए, तमाम आपके ट्रेनिंग सेंटर। मुझे अभी भी याद है इंस्टॉक ने पहला प्रोग्राम एक लाइब्रेरी ऑटोमेशन का ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें तमाम स्टूडेंट्स को कॉल, मतलब तमाम ऑर्गेनाइजेशन को भेजा था। तो 40 स्टूडेंट उन्होंने सेलेक्ट किया अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन और डेडिकेशन। तो उसमें फिर मेरा एक नंबर आ गया। आने के बाद तो उन्होंने पहले कि वो ऑटोमेशन किस तरह का, तो CDS-IS एक सॉफ्टवेयर है, वो अभी भी है, यूनेस्को द्वारा डेवलप किया गया था वो, तो वो प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दिया गया। तो उसमें क्या था कि उसमें पहले प्रोग्राम करना पड़ता था कि टाइटल कितना फील्ड है, कितने कैरेक्टर रखना है, सब टाइटल कितना, ऑथर का कितना, ये करके पहले हमें क्या करना पड़ता था, एक वर्कशीट बना करके उस पर ये फिलअप करके और उसकी एबिलिटी वगैरह बनानी, पूरी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती थी। फिर उसमें हम तमाम बुक्स को करते थे, एंट्री करते थे, फिर रिट्रीव करते थे उसकी थ्रू, ऑथर के थ्रू, तो वो बन के निकल गया उसमें जो है अकॉर्डिंग टू ACR। तो ये था। अब आप ये देखिए, अब आज के दौर में धीरे धीरे सारी चीजें खत्म होती, क्योंकि IT ने इतना जो गैप था वो इतना फिलअप कर दिया कि एक बंदा जब बुक्स आ रही है परचेज होकर के, तो क्या करेगा? एंट्री करेगा। आप देखिए सॉफ्टवेयर के कितने कंपोनेंट्स हैं। तो जब आपने ऑथर से एंट्री की, टाइटल डाला, सब टाइटल डाला, सब टाइटल डालने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, उसकी प्राइस वगैरह, ISBN वगैरह डालते हैं, तो उसमें धीरे धीरे क्या होता है कि अब आप क्लासिक ये एंट्री हो गई, एक्शन रजिस्टर तैयार हो गया पूरा। फिर उसमें क्या होता है कि क्लासिफिकेशन भी आप देखिए करना चाहें तो उसी एंट्री से क्लासिफिकेशन भी तैयार हो जाएगा, कैटलॉगिंग भी हो जाती नहीं। तो क्या है कि जो भी जिस टेक्निक का ये जो मतलब लाइब्रेरी प्रोफेशनल है, एक्सपर्ट है, वो उस कंपोनेंट को वहां से करके क्या नाम ट्रांसफर कर लेता है और वो तैयार हो जाता है। अब आप देखिए, जो एक ग्रुप ऑफ पर्सन वर्क करता था, अब क्या रह गया, एक ही पर्सन उसमें काम करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इफिशियंसी वर्क भी हुई, मेन पावर भी लेस हुई, जो आपके ऊपर एक्सपेंडिचर था वो जो है कम हुआ लाइब्रेरी का, क्योंकि इसका जो हेड सैलरी का बचेगा वो किसी और उसमें हेड में खर्च किया जा सकता है। कंप्यूटर और एडवांस टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर वो बनाइएगा। पहले क्या होता था, इंडेक्सिंग अलग करनी पड़ती थी, एब्स्ट्रैक्टिंग अलग कर, हालांकि अभी भी एब्स्ट्रैक्टिंग, इंडेक्सिंग, देखिए एक हमेशा याद रखिएगा, जब आप कोई भी रिसर्च वर्क करेंगे स्टार्ट, तो सबसे पहले आपको की वर्ड ही प्रिपेयर करने पड़ेंगे। जो भी टॉपिक आप सेलेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो उसकी डुप्लीकेसी चेक करेंगे। और कोई भी आप ध्यान रखिएगा, हम कोई भी अगर वो तैयार, देखिए ये मेरा नहीं, रंगनाथन की थ्योरी है, कोई भी अगर हम वर्क या रिसर्च वर्क स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, आइडिया प्ले। आइडिया आएगा ना। अब आइडिया कैसे आ रहा है आपके दिमाग में, एक आइडिया कि भाई मुझे रिसर्च करनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, तो आइडिया डेवलप हो रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे ना, आप अपने टॉपिक को डिजाइन करेंगे,
और डिजाइन करते वक्त 2-3 कंपोनेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो क्या है कि प्रेजेंट जो मैं टॉपिक या जो जिस कंपोनेंट को लेके मैं रिसर्च करना चाहता हूं, इसमें प्रेजेंट समय में उसका एग्जिस्टेंस क्या है, उसकी रेपो क्या है, उस सब्जेक्ट की या उस सब्जेक्ट की फिजिबिलिटी क्या है। कोई आप, मुझे अभी भी याद है 1989 में जब मैंने ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का जब सब्जेक्ट चूज किया पीएचडी के लिए, तो यहाँ प्रोफेसर मंगला थे डीयू के अंदर। उन्होंने कहा कि यार आप कहाँ से करेंगे ऑनलाइन, कंप्यूटर तो यहाँ पे है नहीं इंडिया में। ये 89 की बात बता रहा हूँ। ये सर अब तो बहुत फास्ट उससे स्पीड से कंप्यूटर डेवलप हो रहे हैं, एनआईसी पूरे इंडिया को कंप्यूटर धीरे धीरे कर रहा है, तो वहीं पे हम करेंगे। फिर रिसर्च करने का मतलब क्या है? बोले नो 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 नो, आई नॉट अलाउड, बिकॉज लाइब्रेरी साइंस में कंप्यूटर कहाँ आएगी। क्योंकि सर है, यहाँ नहीं पढ़ाया जा रहा, लेकिन आप DRTC बेंगलोर लीजिए, तमाम यूरोप में लीजिएगा, वहाँ पर ऑनलाइन कैटलॉग अवेलेबल है, ऑनलाइन क्लासिफिकेशन अवेलेबल है। ये तो हम तो सर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में आते हैं, ये तो हम तो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, इसलिए यहाँ अब आएगा 2 साल बाद, लेकिन मुझे कुछ वर्क करने का वो इस बात पर एग्री। तो वो जो हमारे प्रोफेसर थे आर सत्यनारायण, जो इग्नू के बाद में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उन्होंने कि नहीं, एक मंगला जी ये बताइए मंगला साहब, आप ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं इंडिया में, तो कहीं ये सब्जेक्ट नहीं। वो फिर बिल्कुल मैंने लगा कि ये मेरा ही मजाक चल रहा है। भाई देखिए, एक बताइए, आपका जिस सुपरवाइजर ने आपका टॉपिक अप्रूव किया वो RDC की मीटिंग में जाएगा, आप प्रेजेंट करेंगे। जब आप अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं और उसके 2 एक्सपर्ट, सब्जेक्ट एक्सपर्ट उसको डिनाई कर रहे हैं, तो वहां पर आपका जो है सुपरवाइजर भी बैठा होगा। तो नेचुरली जब आप मोर्चा नहीं संभाल, आप बता रहे हो, वो उसको डिनाई करते यार बार बार, तो फिर आपके बैक में आपके सुपरवाइजर है, फिर वो संभालेंगे कि इसको हम कराएंगे, ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो क्या होता है, स्टूडेंट में बहुत ज्यादा पावर होता है, नहीं होता। जब पेरेंट अगर मान लीजिए आपके सपोर्ट में पीछे, तो आप अच्छे अच्छे उनसे बढ़ जाओगे नहीं बढ़। यही बेटा इस सब्जेक्ट में होता है, जहां आपका सुपरवाइजर अच्छा गाइड करने वाला होगा, तो नेचुरली आप बड़े अच्छे रिजल्ट के साथ, फ्रूटफुल रिजल्ट के साथ वापस लौट। तो वो हुआ। तो देखिए रिसर्च में क्या है, कभी कभी क्या है कि हम जिस आइडियोलॉजी से वर्क करना चाहते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले बहुत पैदा हो जाते हैं, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं। हमें अपनी एग्जिस्टेंस बनाने के लिए हमें अपने वर्क को कंटिन्यू करना है, पहली बात। दूसरी क्या, जो मैं डिजाइन कर रहा था, आइडिया प्लेन बताया, एक होता वर्बल प्लेन। वर्बल प्लेन क्या है, ये क्या थे, ये प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। देखिए मैं वहीं आ रहा हूँ धीरे धीरे रिसर्च पर। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी वर्बल प्लेन है, कि हम ये देखते हैं, कोई भी अगर वर्बल मीन्स जो हम ओरल बात कर रहे हैं, इन बातों में हम देखते हैं भाई आज तो इसका बड़ा, आजकल बड़ा अच्छा जो वर्चुअल लाइब्रेरी का या डिजिटल लाइब्रेरी का बड़ा अच्छा वो है, क्या नाम है, सिनेरियो है, या वो बड़ा अच्छा टॉपिक है। तो आप उस एस्पेक्ट को लेकर के दे सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे। अब उस सेलेक्ट को देखेंगे कि क्या कितनी फिजिबिलिटी है, मैं कितना वर्क कर सकता हूँ। देखिए आपका रिसर्च वर्क 50 पेज का है या 70 पेज का है, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है प्रिंसिपल कि जिसमें ये किया जाए। मैंने JNU के अंदर 50 पेज की PhD को अवार्ड होते देखा है, एक नहीं 10 PhD अवार्ड, 10 PhD। अब बताइए 2 साल में 50 पेज आपने देखे, उनका रिसर्च वर्क, जो उनकी कंटेंट थी, मतलब प्रोफेसर ने उसको अप्रूव किया, तो जो प्रोफेसर ने उसको इवेल्युएट किया, बोला नहीं इज डिजर्व फॉर द PhD। तो वहां ये नहीं है कि आप एक 650 2000 पेज की आप एक थीसिस लिखने में, इवेल्युएट करने में प्रॉब्लम और सही वो नहीं, वो उसका मकसद नहीं है। चाहे नट में छोटा सा एक इन्वेंशन हो आपका रिसर्च वर्क, लेकिन होना चाहिए सब्जेक्ट के लिए फ्रूटफुल, जिस पर आगे कुछ प्लानिंग की जा सके, उसकी एप्लीकेशन तमाम आने वाली जनरेशन भी यूज कर सके, वो यूजफुल होता है। तो आप ये देखिएगा कि उसमें क्या पहले आया आपका वर्बल प्रिंट। वर्बल प्रिंट में क्या होता है कि हम पहले सोचते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, आइडिया फिर डेवलप हुआ, आइडिया के बाद फिर क्या हुआ, डिजाइन हुआ,
डिजाइन में हमने क्या किया कि डिजाइन में हम ये करते हैं कि हम अपना टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, और टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले जो हमारा पहला स्टेप होता है वो होता है कि हाउ टू कंफर्म आवर टॉपिक। तो कंफर्म कैसे होगा? डुप्लीकेशन चेक करेंगे। डुप्लीकेशन क्या है? आज की डेट में यूजीसी और इन्फ्लिमनेट की वेबसाइट पे अगर आप जाएं, वैसे तो इन्फ्लिमनेट इस वर्क को देख रहा है, तो उसमें जा करके आप लाइब्रेरी साइंस के जितने भी टॉपिक हैं आप उनसे क्रॉस चेकिंग अपने टॉपिक की कर सकते हैं। जब क्रॉस चेकिंग कर लेंगे तो मीन्स क्या है कि आपको पता चल जाएगा जो मेरा आइडिया है इस पर कितना वर्क हुआ है, या कौन कौन सा वर्क मतलब किस यूनिवर्सिटी में हुआ है, और उसकी डिजिटल कॉपी आज भी कहाँ पर अवेलेबल है? इन्फ्लिमनेट की वेबसाइट या उसका जो डाटाबेस है उसमें अवेलेबल। उससे आप क्या होगा कि जब आप अपना एक बार उस पर रीडिंग लगाइए, देखिए पूरा किस तरह का वर्क है। देखिए एक और होता है, जैसे एक कंपोनेंट ये ले लीजिएगा कि सोशल, वो मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइब्रेरीज, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइब्रेरीज एक ले लीजिएगा, एक ये सोशल साइंस के सब्जेक्ट के लिए मैं बता रहा हूँ। तो अब आप मान लीजिए इस तरह से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है तो आप उसे, तो आप थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकते हैं उसको। सोशल जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डलही। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपने दिल्ली के लिए स्पेसिफिक बना दिया, सॉरी दिल्ली के लिए बना, या किसी स्पेसिफिक स्टेट के लिए बना लीजिए, या किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन के लिए बना। यहाँ पर क्या है, ये क्या हुआ, मैक्रो और माइक्रो सब्जेक्ट में आ गए, क्योंकि वो ब्रॉडर नहीं रही, उसने बड़ा कर किया, अब थोड़ा उसका स्मॉल कंपोनेंट, तो वहां पे क्या है, डुप्लीकेशन करनी है। इस तरह हम अपने टॉपिक को, उन टॉपिक को देख करके, पढ़ के, उनकी जो वो देख करके, और उसको हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, या डाइवर्जन, स्लाइटली डाइवर्जन दे करके हमारा टॉपिक कंफर्म हो सकता है। ये एक चीज। नहीं तो सब टाइटल में, मेन टाइटल हुई, लेकिन सब टाइटल में आप उसके जो बेसिक्स हैं उसको चेंज कर दीजिएगा, समझ ना, बेसिक्स को चेंज कर दीजिएगा। तो उससे क्या है कि आपको कभी भी जब भी टॉपिक सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह का आपको आइडिया उसमें क्या करना पड़ेगा, अपना लगाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और इसको आपके सुपरवाइजर वो करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब देखिए कि सेलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या बेसिक्स होनी चाहिए आपके माइंड में। उसमें एक बेसिक्स ये होनी चाहिए कि इस टॉपिक का पास्ट में क्या रोल था, क्या स्टडी हुई पास्ट टाइम, क्या वर्क था, और प्रेजेंट में क्या है। देखिए यहाँ पर तीनों पीरियड का वर्णन होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, इसके लिए हमें अपने ब्रेन में थोड़ा सा रिहर्सल करना है। रिहर्सल इन द सेंस कि अगर कहीं भी, देखिए आजकल क्या होता है कि आपने एमफिल में एक टॉपिक सेलेक्ट करना, अभी तो आपको इसमें भी एक मतलब प्रोजेक्ट वर्क करना पड़ेगा, करना पड़ता है, उस प्रोजेक्ट वर्क को वो करना पड़ेगा, क्या फाइनल करना पड़ेगा, तब आपका वो होगा। उसमें भी क्या हुआ, तो सारे रिसर्च मैथोलॉजी के सारे कंपोनेंट्स उसमें आएंगे। सिनॉप्सिस बनाते हैं, वही बेटा, वही दैट इज कॉल्ड सिनॉप्सिस, है ना। वो क्या है, सिनॉप्सिस क्या है, उसका एक मतलब जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उसी का थोड़ा सा माइक्रो में देते हैं, मतलब रिटर्न फॉर्म में। वो एक एग्जैक्टली वो एक स्मॉल क्या है, रिहर्सल है। जैसे हम कहीं नाटक पेश करते हैं तो उससे पहले हम रिहर्सल करते हैं कि हमें ऐसे ऐसे प्रेजेंट करना है, तो जो गाइड करने वाले हैं वो बताते हैं बेटा यहाँ ऐसी ऐसी स्लाइड चेंज करो तब और अच्छा लगेगा। जब फिर दोबारा करा के दिखाते हैं फिर कि नहीं इसमें और इतना और अच्छा लगता है, होता है ना। जैसे कि कोई भी जब हम वर्क करते हैं, कोई भी, जैसे एग्जांपल के मतलब एक क्लोथिंग का एक एग्जांपल, एक प्लेन कपड़ा आपसे, उसकी एक अलग है कलर से, अगर लेकिन उसमें अगर डिजाइन थोड़ा सा डाल दें थोड़ा और ब्यूटी बढ़ जाए, उसमें कुछ और चीज कंट्रास्ट में लगा दें। इसी तरह जब हम कोई भी रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं
तो उसमें हमें क्या होता है, इसी तरह हमें डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट उसमें ऐड करना। तो कभी भी जब टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, हमें उसमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि इस सब्जेक्ट की डुप्लीकेसी चेक करनी है। दूसरा क्या है कि इसका पास्ट क्या रहा है, पास्ट क्यों, मतलब क्यों मेंशन करना पड़ेगा, ये हमें उसके इंट्रोडक्शन में लिखना है, हमें बताना है अपने रिसर्च उसमें क्या नाम है, सिनॉप्सिस में, या जो भी हम वर्क करने जा रहे हैं, कोई भी रिसर्च वर्क करते हैं तो जब रिसर्च वर्क हमेशा जब कामयाब होता है जब हम उसे पास्ट मतलब हिस्टोरिकल इवेंट्स की उसकी क्या करते हैं, स्टडी, उसमें बताते हैं कि ये पास्ट में इस तरह, जैसे मैंने एक एग्जांपल ये ताज का वो बताते हैं किसने बनाया, क्यों बनाया, क्या कोई तो बेसिक होगी उसके पीछे, क्यों बना दी इतनी बड़ी बिल्डिंग, है ना कुछ। तो इसी तरह उस सब्जेक्ट को जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें आप पास बताएंगे, इसलिए क्योंकि इस टॉपिक एक निगलेक्ट है इस मतलब लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट से, तो मैं इसलिए लेना चाह रहा हूँ। तो उसको क्या है, इंट्रोडक्शन में फिर प्रेजेंट में क्या उसका सिनेरियो और फ्यूचर एस्पेक्ट क्या क्या उसमें डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब आपका सिनॉप्सिस तैयार होगा। अब इनमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए तमाम हम रेफरेंसेस होते हैं। रेफरेंसेस क्या क्या होते हैं बताइए, जैसे कहते हैं ना इवैल्यूएशन ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर सर्च करते हैं, उसमें क्या है, तमाम तरह का लिटरेचर पढ़ा है इस यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। वहां पर आप क्या करेंगे, अपने सब्जेक्ट अपने टॉपिक से रिलेटेड लिटरेचर को सर्च करेंगे फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अब डिफरेंट सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, आपकी बुक्स भी हो सकती हैं, जर्नल्स भी हो सकते हैं, रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस भी हो सकते हैं। इन सब में से अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आप उसको क्या करेंगे, लिटरेचर सर्च करेंगे और उनको क्या कर लेते हैं, उनको इंडेक्स करके और एब्स्ट्रैक्ट करके रख लेते हैं। आज तो हम यही इतना ही स्टॉप करेंगे, आगे फिर डिटेल्स में हम बताएंगे। तो मेरा सिर्फ यही है कि रिसर्च एक इतना इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है मास्टर्स डिग्री में या हायर एजुकेशन में कि विदाउट रिसर्च वर्क यू कांट सर्वाइव इन द सब्जेक्ट और यू कांट रन, क्योंकि इसमें तमाम जो मेथोलॉजीज होती है ना उसको हम उसके अकॉर्डिंग टू क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो आगे हम तमाम डिफरेंट जो मेथोलॉजी है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, बताएंगे। आज हम जरा थोड़ा कम स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा